नमस्कार साथियों, अखिलेश विकल चैनल पर आपका स्वागत है। बात चक्रव्यूह की चल रही है आजकल। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को कौरवों की तरफ से 7 महारथियों ने मिलकर मार डाला और हमारे देश की चक्रव्यूह में कौरव मन के महारथियों ने, सत्तालोभियों ने भारत देश को मार डाला और इसका सबसे बड़ा हथियार बनी शिक्षा। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा की, कि शिक्षा के माध्यम से इस देश का कैसे नाश किया गया। एक भ्रम फैलाया गया बहुत ज़ोर शोर से कि इस देश में शिक्षा नहीं थी, बहुसंख्यक लोग अशिक्षित थे, यह सपेरों और मदारियों का देश था। जबकि एक सीधे तर्क से देखें तो बात साफ हो जाती है, लेकिन शिक्षा का व्यामोह ऐसा है, इसका भ्रम ऐसा है कि हमने सीधा तर्क करना छोड़ दिया है। अन्यथा ये सवाल बहुत साफ साफ है कि एक अशिक्षितों से भरे हुए देश में क्या यह संभव है कि वह देश दुनिया का सबसे समृद्ध और सबसे ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण देश बन जाए। तो यह झूठ तो इसी बात से खारिज हो जाता है। इसके अलावा थोड़े मोड़े कुछ तथ्य भी हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। अंग्रेज़ों की व्यवस्था के पहले अंग्रेज़ों के ही विवरण बताते हैं कि इस देश में 72 लाख गुरुकुल थे। उत्तरी भारत में लगभग 95% लोग शिक्षित थे। दक्षिण भारत में शिक्षा 100% थी। अब इसमें ये सारा खेल कैसे हुआ कि यहाँ की इतनी सुदृढ़, इतनी सर्वव्यापी शिक्षा को नष्ट किया गया। इसका खेल अंग्रेज़ों के राज करने के कारनामे से जुड़ा हुआ है। मैकाले का साफ साफ विवरण मिलता है अपने पिता को लिखी चिट्ठी में और अंग्रेजी संसद में दिए उसके भाषण में कि हम 1 लाख अंग्रेज़ भारत को बहुत दिनों तक गुलाम नहीं बनाए रख सकते शस्त्र बल से। इसको अनंत काल तक गुलाम बनाए रखने का एक ही उपाय है कि हम यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दें, जो इस देश की रीढ़ है, या यूँ कहें कि जो किसी भी देश की रीढ़ होती है। और उस संस्कृति को नष्ट करने का सबसे प्रखर औजार, सबसे कारगर औजार है शिक्षा। वहाँ की शिक्षा को बदल दिया जाए, वहाँ की शिक्षा को भ्रष्ट कर दिया जाए तो वहाँ की संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी। शिक्षा के माध्यम को भ्रष्ट कर दिया जाए तो वहाँ की संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसी खेल में गुरुकुलों को अवैध घोषित किया गया और अंग्रेजी शिक्षा से ही सारी पढ़ाई, सारा ज्ञान विज्ञान, सारी नौकरी संभव बनाया गया। इसी के चलते इस देश का समीकरण कुछ ऐसा बना कि जिसको कुछ पाना है जीवन में, चाहे नौकरी हो, चाहे मान सम्मान हो, उसको अंग्रेजी शिक्षा लेनी होगी। और अंग्रेजी शिक्षा का मतलब था कि इस देश की भाषा से, सभ्यता से, संस्कृति से, सब कुछ से अलग होना। अलग ही नहीं होना, बल्कि उसको दोयम दर्जे का समझना, उसको उपहास की वस्तु समझना। अब इसके लिए कुछ और उपाय किए गए। सबसे बड़ा उपाय इतिहास के माध्यम से किया गया। इतिहास की जो पाठ्य वस्तु धीरे धीरे हमारे सामने, इस देश के लोगों के सामने आने लगी, उसमें इस देश के लोगों की विजयों का, उनकी सफलताओं का, उनके महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण न दे करके उनकी पराजयों को ज़्यादा प्रखरता से
सामने किया गया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि हम अपने ही देश के महान लोगों से अनजान हो गए और उनकी पराजय हमारे दिल दिमाग में बैठ गई। हमने मान लिया कि यह देश पराजित होने के लिए ही है। इसके साथ कुछ और स्थापनाएं की गई। ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े किए गए जो वास्तव में कहीं थे ही नहीं, जिनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं था। अंग्रेजों ने भारत पर अपने अधिकार को एक औचित्य प्रदान करने के लिए आर्य कहाँ से आए थे जैसे काल्पनिक प्रश्न खड़े कर दिए गए और इन प्रश्नों को इतनी दूर तक खींचा गया। इसमें दर्शन मीमांसा का खेल इतना लंबा चला कि आज भी यह सवाल पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे, जबकि खुद हमारे ग्रंथों में, इस देश के ग्रंथों में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं है। और अगर एक सामान्य सोच से देखें, थोड़ा सा विस्तार में विहंगम दृष्टि डालें अपने इतिहास पर, अपने अतीत पर, तो लगता यही है कि वास्तव में आर्य कोई जाति कहीं थी ही नहीं, बल्कि आर्य एक स्थिति थी, सभ्यता की स्थिति, संस्कृत की स्थिति। जो सभ्य है, सुसंस्कृत है, वह आर्य है। हो सकता है किसी दिन आप लोगों के सामने यह स्थापना भी आ जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी तो यह बात सामने नहीं आती है। अभी हम इसी में उलझे हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, कहीं से आए थे या नहीं आए थे, या यहीं के मूल निवासी थे। इसी के साथ प्रश्न आता है, मूल निवासी का भी प्रश्न छेड़ दिया गया बांटो और राज करो की नीति के तहत, और उसमें आर्यों को बाहरी घोषित किया गया और जिसको आज दलित कहते हैं, वंचित कहते हैं, अनुसूचित जन कहते हैं, जनजाति कहते हैं, उनको मूल निवासी कहा गया। तो यह खेल वास्तव में बांटो और राज करो की नीति का ही एक खेल है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से एक बड़ी आबादी मुग़लों और अंग्रेज़ों के पहले बाहर से आई और उन्होंने इस देश पर राज किया और यहाँ के मूल निवासी कोई और थे। मूल निवासी जो थे सब वही थे। उसी में जो सभ्य सुसंस्कृत हो गए उन्हें आर्य कहा गया। जो अशिक्षित रह गए या जो दूर दराज के इलाकों में रह गए, वे थोड़ा सभ्यता से दूर थे, लेकिन उपेक्षित वो भी नहीं थे। उनकी भी अलग अलग महानता थी, उनके भी लिए भी गुरुकुल होते थे, उनकी भी एक अलग तरह की शिक्षा होती थी और अपने अपने फन के वो भी माहिर होते थे। आप लोगों ने भी अपने बचपन में देखा होगा, मैंने भी देखा है कि यहाँ गांव के रहने वाले लोहार और बढ़ई तक जो है अपनी अपनी कारीगरी में अद्भुत होते थे, जो आज करीब करीब लुप्त हो चुका है। इसी शिक्षा के मामले में एक प्रश्न और बड़ा मज़ेदार है। वह प्रश्न यह है कि भारत से संपर्क होने के पहले यूरोपीय देशों के सारे आविष्कार कहाँ खो गए थे। आखिर यह संयोग क्या कुछ नहीं कहता कि यूरोपीय देशों के सारे आविष्कार भारत से संपर्क होने के बाद आते हैं। औद्योगिक क्रांति भारत से संपर्क होने के बाद आती है। तो इसमें भी खेल यही हुआ है कि उन्होंने हमको हमारी शिक्षा से अलग करके कानूनों के माध्यम से, बल प्रयोग के माध्यम से हमको अलग करके हमको अपने ज्ञान विज्ञान से महरूम कर दिया और वो चीज़ खुद अपना लिए। हमारे ही ज्ञान विज्ञान को अपनाकर वे दुनिया के राजा बनने लगे और हमको दीनहीन निरीह बना दिया। तो ज़रा आप भी इन मूल प्रश्नों पर गौर करिएगा, आर्य के प्रश्न पर और यूरोपीय देशों के आविष्कारों और औद्योगिक क्रांति के संदर्भ के प्रश्न पर। अब इसी शिक्षा की स्थिति बनते बनते ऐसी हो गई कि जो जितना शिक्षित होगा वह उतना ही
अपनी ही सभ्यता संस्कृति का विरोधी होगा। और आज भी हम देखते हैं कि अपनी सभ्यता संस्कृति पर सबसे बुरे कटाक्ष करने वाले, सबसे अधिक विरोध करने वाले हमारे पढ़े लिखे लोग ही हैं। इस देश की अस्मिता के सबसे प्रबल विरोधी हमारे पढ़े लिखे लोग ही हैं। तो यह शिक्षा का एक दुष्चक्र चला, चक्रव्यूह का सबसे कठिन व्यूह इसे ही बनाया गया। पाठ्य वस्तु के धूर्ततापूर्ण स्थापनाओं के साथ कई और बातें आईं। जैसे आप मुग़ल काल में आइए और फिर अंग्रेज़ों के समय में, तो मुग़ल काल में हमारे पुरखों ने अपने सतत संघर्ष से इस देश को मुसलमान बनने से कैसे बचाया, इसका कोई विवरण नहीं मिलता। उनके संघर्षों, उनकी दृढ़ता की कोई दास्तान नहीं मिलती, बल्कि उनकी पराजयों का ही हर जगह उल्लेख आता है। और इसको भी एक सीधे प्रश्न से साफ साफ समझा जा सकता है कि जहाँ अरब के एक छोटे हिस्से से निकला हुआ इस्लाम 53-54 देशों का इस्लामीकरण कर गया, वहाँ भारत का पूरा इस्लामीकरण क्यों नहीं हो पाया? क्या मुसलमानों में यह उदारता आ गई? क्या उनमें यह मानवता आ गई जिसे कभी कभी गंगा जमुनी तहजीब से छिपाने का प्रयास किया जाता है? तो जब देखेंगे तो मुसलमानों ने यहाँ कोई नज़रे इनायत नहीं की थी, बल्कि यहाँ के लोगों के, यहाँ के शासकों के, सामंतों के, यहाँ की जनता के संघर्ष ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों को इस देश का इस्लामीकरण करने से रोक दिया। खैर, यह तो सारी बातें हुई तथाकथित आज़ादी के पहले की। मेरी बातें अगर आप लोगों ने पहले भी सुनी होंगी तो साफ साफ नज़र आता होगा कि मैं इस 15 अगस्त 1947 की घटना को आज़ादी नहीं कह पाता हूँ। इसे हमेशा तथाकथित आज़ादी ही कहता हूँ, जो ढेर सारे लोगों के द्वारा, सत्ता के द्वारा, हस्तांतरित सत्ता के द्वारा प्रचारित किया गया, कहा गया। क्योंकि आज़ादी और गुलामी का मूल अंतर व्यवस्था का होता है। और जब सारी शिक्षा, सारी व्यवस्था और वही गुलामी की भाषा अपना ली गई, बल्कि उसको और प्रबल किया गया, तो फिर आज़ादी किस बात की? तो अब 15 अगस्त 1947 के बाद उसी शिक्षा को और आगे बढ़ाया गया, उसमें और आयाम जोड़े गए। लगातार 5-5 शिक्षा मंत्रियों को इस तरह से स्थापित किया गया कि उन्होंने इस देश का इतिहास उल्टा पुल्टा करने में, तोड़ने मरोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज हम जो इतिहास पढ़ते हैं, वो इतिहास हमको सिर्फ हमारी हीनता दिखाता है। यहाँ तक स्थापनाएं मिल जाती हैं कि अगर अंग्रेज न आए होते तो यह देश टुकड़ों टुकड़ों में बट गया होता, जबकि हजारों साल का इतिहास तो ऐसा नहीं कहता। तरह तरह के सैकड़ों राजे तब भी हुआ करते थे, सामंत तब भी हुआ करते थे, उनके आपस के संघर्ष भी हुआ करते थे, जीत हार भी होती थी, लेकिन देश टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो गया। एक देश आज की तुलना में कई गुना बड़ा देश तब भी अस्तित्व में था और आज भी कटा छटा ही सही अस्तित्व में है। तो कुल मिला के उस शिक्षा ने इस देश को कहाँ कहाँ से नष्ट किया, यह बात ध्यान देने की है। अब कांग्रेसी शासन के बाद समय समय से जनता पार्टी, भाजपा या राजग, इनके शासन की बात करें तो ये सवाल आता है कि इन लोगों ने इसको परिवर्तित करने के लिए क्यों नहीं ठोस कदम उठाए। तो इसका सीधा उत्तर ये मिल जाएगा कि जो
भाजपा के लोग हैं या राजग के लोग हैं, वे लोग भी कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए थे, वो भी इसी ग्रह के लोग थे, इसी धरती के लोग थे। और इस धरती पर जो शिक्षा दी गई अभी तक, जो घुट्टी जन्म से वयस्क होने तक, बुज़ुर्ग होने तक पिलाई गई, वह घुट्टी उन्होंने भी पी है। इस नाते उनका भी दिमाग साफ नहीं है कि इस देश की शिक्षा में क्या लोचा है और इसमें क्या होना चाहिए। इस नाते उनके भी प्रयास बहुत गंभीर नहीं हो पाते और उससे भी सही राह निकल नहीं पाती। और दूसरी बात कि आज के समय में शिक्षा और चिकित्सा लाभ कमाने के या यूँ कह लीजिए लूट के सबसे बड़े क्षेत्र हैं। और इस लूट में सारे दलों के सारे लोग, सारे व्यापारियों में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो अब इसी शिक्षा को चलाने में, इसी कुशिक्षा के चलाने में उनका अपना हित है। अपने हित को कैसे छोड़ दें? इसी नाते चीज़ें कुछ हो भी रही हैं तो वह भी उथली हैं, ऊपर ऊपर हैं। आमूल चूल परिवर्तन जो कि अनिवार्य है वो अभी तक नहीं हो पाया है। और आज भी इस देश की अभागी धरती अपने देश होने की बाट जो रही है, अपने लिए सही शिक्षित और सही चेतना रखने वाले लोगों का इंतज़ार कर रही है। अगर हम इसमें कुछ सहयोग कर सकें, एक गिलहरी प्रयास ही कर सकें, तो आइए हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं और कर्णधारों की राह न देखें। धन्यवाद, नमस्कार।